नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अभी जो सीरीज चल रहा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रहा है। आज की चर्चा में हम लोग जानेंगे वृषभ लग्न में बुध एवं शुक्र की युति मीन राशि में होने पर क्या फल होगा। मीन राशि में बुध बैठकर नीच के हो जाते हैं, मतलब बुध की नीच की राशि मीन राशि होती है और शुक्र मीन राशि में बैठकर उच्च के हो जाते हैं। बुध अपनी नीच राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र अपनी उच्च राशि मीन राशि में बैठे हुए हैं, और इन दोनों की युति का क्या फल होगा वृषभ लग्न के चार्ट में। आप सभी के सामने ये वृषभ लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर पहले भाव में 2 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि होती है, इसलिए यह वृषभ लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध एकादश भाव के अंदर 12 नंबर जहां लिखा हुआ है, यहाँ पर बुध विराजमान है और शुक्र विराजमान है। इसके क्या फल होंगे? जब भी कोई ग्रह नीच राशि में होकर जिस घर में बैठता है उस घर से संबंधित क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, और वो ग्रह जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी क्षेत्रों से जातक को नकारात्मकता अपने जीवन में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जब कोई ग्रह उच्च राशि में होकर बैठता है तो वो उस घर को मजबूत करने का काम करता है जिस घर में बैठता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों से संबंधित जो प्रभाव है जातक को अपने जीवन में प्रबल होकर देखने को मिलता है। इस लग्न चार्ट के अंदर एकादश भाव में बैठे हुए हैं बुध, जिसके कारण बुध अपनी नीच राशि में होकर बैठे हैं, जिसके फलस्वरूप बुध एकादश भाव को कमजोर करने का काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठकर खासकर लाभ ही प्राप्त करवाता है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बुध का नीच राशि में होने के नकारात्मक प्रभाव जातक को देखने को मिलेगा। यहां पर बैठकर शुक्र अपनी उच्च राशि में होकर बैठे हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये देख रहे हैं कि एकादश भाव का सीधा संबंध लग्न भाव से हो रहा है, और किसी भी जातक के लिए बहुत ही एक सकारात्मक परिस्थिति होती है जब लग्नेश अपनी उच्च राशि में जाकर बैठ जाए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लग्नेश वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं, जो अपनी उच्च राशि में जाकर एकादश भाव में बैठे हुए। इसके परिणाम ये होंगे कि जातक के व्यक्तित्व के अंदर एक विशेष क्षमता आ गई। वो हर परिस्थितियों से लड़ने के लिए सक्षम हो गया। हर वो नकारात्मक परिस्थिति को सकारात्मक परिस्थिति में परिवर्तित करने की उसके व्यक्तित्व के अंदर क्षमता आ गई। जब लग्नेश उच्च राशि में जाकर बैठ जाता है, उसके अंदर एक विशेष व्यक्तित्व उसका हो जाता है जातक का। और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बुध और शुक्र की युति है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है, और वो आकर एकादश भाव में बैठे हुए हैं। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर पंचम भाव के स्वामी ग्रह होकर बुध एकादश भाव में बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ इस लग्न चार्ट के अंदर शुक्र की भूमिका छठे घर के स्वामी ग्रह के रूप में है और लग्नेश के रूप में है। ऐसे अगर अमूमन देखा जाए तो शुक्र और बुध की आपस में मित्रता है। अगर वो कहीं पर भी बैठते हैं दोनों साथ में, तो वो दोनों एक दूसरे को बल देने का काम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मामले में बुध अपनी नकारात्मकता देने में सफल नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर बुध से संबंधित देखने को मिलेगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये एक अपने आप में बहुत अच्छा एक सफल संयोग और एक बड़ा धन योग के रूप में देखा जाता है, जब जो है कि धनेश जाके एकादश भाव में जाकर बैठ जाए और साथ में धनेश और लग्नेश की युति होकर एकादश भाव में जाकर बैठ जाए, तो इसको हम लोग एक बहुत बड़ा महाधन योग के रूप में देखते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बुध पंचम हाउस के स्वामी ग्रह है, और बुध पंचम हाउस के स्वामी ग्रह है, साथ में
धन भाव के स्वामी ग्रह है। तो धन भाव जो होता है वो कुटुंब का भाव होता है, धन भाव जो होता है वाणी का भाव होता है, और धन भाव धन का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये पाएंगे कि धन की स्थिति को बुध मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाने के लिए मजबूर है। उसकी उसकी उसका ऐसा प्लेसमेंट है। लेकिन बाकी के जो दो क्षेत्र हुए, जैसे कि कुटुंब कैसे होंगे, उसको भी निर्धारित करने की जो जिम्मेदारी है वो बुध की है। तो वो नकारात्मक उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। जातक के वाणी के अंदर कोई आकर्षण देखने की स्थिति नहीं बनेगी। उसकी वाणी के अंदर ऐसा आकर्षण नहीं होगा जिससे कि लोग उससे प्रभावित हो जाए। ये दूसरा नकारात्मक प्रभाव बुध के कारण, नीच राशि में बैठने के कारण ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बुध जो है पंचम हाउस के स्वामी ग्रह है। पंचम हाउस संतान का भाव होता है, पंचम हाउस शिक्षा का भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक के व्यक्तित्व के अंदर कैलकुलेशन करने की क्षमता थोड़ी कम होगी और गणित का ज्ञान थोड़ा जातक का कमजोर होगा। इसके साथ साथ जातक का अपने संतान से जो एक संबंध है वो मजबूत संबंध देखने की स्थिति में कहीं ना कहीं मतलब बुध की ऐसी स्थिति होगी जो संतान के साथ अच्छे संबंध को बनाने में नकारात्मक प्रभाव देने का काम करेंगे बुध, और उसको जो है कि कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति की तरफ ले जाने का काम बुध करेंगे। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बुध उच्च राशि में होकर शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। लग्नेश शुक्र है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि जातक का खुद का ऐसा व्यक्तित्व होगा कि अपने जीवन में खुद के पराक्रम के बल पे बहुत बड़ा धन को अर्जित करेगा। छठे घर का सीधा संबंध हो रहा है यहाँ पर एकादश भाव से। तो जो छठा जो घर होता है वो रोग का होता है, ऋण का होता है, कचहरी का होता है, लीगल एलिगेशन का होता है। तो हम ये मानेंगे कि इस तरह का स्थिति में जातक इस तरह के सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके, रोग मतलब हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके, फार्मा से रिलेटेड कोई बिजनेस करके, या फिर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई बिजनेस करके, या फिर ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है कि हॉस्पिटल मतलब जातक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करके बहुत सारा धन अर्जित करने की स्थिति बनाता है और उसमें वो सफल भी होता है, ऐसा हम देखेंगे। यहाँ पर एक चीज़, एक विशेष बात यह है कि जैसे जिस तरीके से अगर पंचम हाउस कमजोर हो जाए तो मूल रूप से जो है कि जातक का जो शिक्षा का जो स्टैंडर्ड होता है उसको वो कमजोर कर देता है बहुत ही हद तक। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं थोड़ी सी अलग होंगी। इसका कारण क्या है कि शुक्र जो है, शुक्र उच्च राशि में जाकर बैठे हुए हैं और वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ से वो सीधा अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम हाउस पर उनकी दृष्टि पड़ रही है शुक्र की, जिसके परिणाम स्वरूप जो बुध के कारण जो नकारात्मक प्रभाव जातक के शिक्षा को लेकर के होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। और बुध यहाँ पर बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से इसी घर को देख रहे हैं। तो हम जरूरी नहीं है कि जातक का जो शिक्षा का स्तर होगा वो उस लेवल का ना हो, लेकिन जरूर है कि इसमें एक संघर्ष की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। जातक को अपनी शिक्षा को पूर्ण करने में एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिलेगी और वो शिक्षा जरूर पूर्ण करवाने में कहीं ना कहीं शुक्र अपनी भूमिका निभाएंगे, ये स्थिति देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें एक तरफ बहुत सकारात्मक और एक तरफ बहुत नकारात्मक, दोनों का एक संतुलन देखने को जातक को अपने जीवन में मिलेगा। बुध नीच राशि में होकर बैठे हैं, जिसके कारण उनका काम होगा कि पंचम हाउस को बाधित करें। द्वितीय हाउस को नहीं बाधित कर पाएंगे क्योंकि वो धन भाव के स्वामी ग्रह होकर एकादश भाव में बैठे हुए हैं। वाणी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे बुध। कुटुंब के साथ जो संबंध होंगे जातक के उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम करेंगे। संतान के साथ संबंध को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने का काम कर सकते हैं। संतान के गुणों को कम करने में बुध अपनी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन जातक के व्यक्तित्व के ऊपर बुध अपना पूरा नकारात्मक प्रभाव देने में मजबूर नहीं हो पाएंगे सफल।
इसके कारण क्या है? क्योंकि वो शुक्र के साथ बैठे हुए हैं और शुक्र बुध के साथ बैठकर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहे हैं और इसके साथ साथ बुध भी जो है कि अपनी 7वीं दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहे हैं और शुक्र को तो गुणों के गुरु है वो मतलब शुक्राचार्य को अगर बात किया जाए तो वो गुरु हैं, वो हर तरीके का गुण देने में सक्षम है और जिनको हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जातक बहुत सारे गुण उसको विरासत में प्राप्त होता है। अगर शुक्र मेहरबान हो किसी जातक के ऊपर तो उसके अंदर तमाम तरीके के गुण आ जाते हैं और उसके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण भी आ जाता है। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जातक का जो लग्नेश है वो शुक्र ही है, तो शुक्र लग्नेश है और वो उच्च राशि में होकर बैठे तो जातक का व्यक्तित्व आकर्षक जरूर होगा, उसमें एक ऐसी क्षमता जरूर होगी उसकी पर्सनालिटी में जिससे लोग प्रभावित हो जाएं दूर से, लेकिन उसके वाणी का जो प्रभाव होगा वो थोड़ा नकारात्मक जरूर देखने को मिलेगा। कुटुंब से संबंधों में कहीं ना कहीं नकारात्मकता देखने को जरूर मिलेगा। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर एग्जैक्ट सिर्फ इस युति के अनुसार बताया गया है। बाकी सारे जो ग्रह है 7 ग्रह राहु केतु गुरु या फिर शुक्र चंद्र, सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस तरीके का है, एग्जैक्टली कौन सा ग्रह किसके साथ बैठकर किसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, राहु केतु कितने सकारात्मक या नकारात्मक है, एग्जैक्ट प्लेसमेंट के बाद ही इस युति का एग्जैक्ट फल पता चल सकता है। लेकिन ओवरऑल जो बताई गई हैं चीज़ें वो 80% जरूर बहुत हद तक जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।